महाराजा के आबाओ अजदाद वो लोग कौन थे? ये जो हम बहुत आराम से कहते हैं वो डाकू डकैत हैं, डाकू, वो रंजीत सिंह डाकू डकैत नहीं थे। रंजीत सिंह ने अपनी माँ को भी मार दिया था। बहुत से अंग्रेजों ने लिखा है। रंजीत सिंह ने जब इक़्तिदार संभाल लिया उस वक्त लाहौर में या लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कौन से मजहब के लोग थे? मुसलमानों ने ही तो इनफैक्ट बुलाया था रंजीत सिंह को लाहौर में। महाराजा की रियासत चलती कैसे थी? महाराजा ने कोई कायदे कवानीन लिखे नहीं हुए थे। रंजीत सिंह को अंग्रेज पसंद करते थे। वो चाहते थे महाराजा उनके लिए सिर्फ एक मोहरे का काम करें। अंग्रेज महाराजा से डरते थे या इनकी डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से आमना सामना नहीं हुआ? जो ज़माने में मटकाफ तो ये कहते हैं कि महाराजा ये जुर्रत नहीं कर सकते थे कि वो हमसे लड़े, लेकिन हकीकत ये थी मेरा ख्याल लाल सिंह और तेग सिंह की जुर्रत नहीं हो सकती थी महाराजा के होते हुए कि वो गद्दारी करें। अगर ये सब रंजीत सिंह के होते हुए होता, उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना था। क्या हीरा मंडी जो थी वो महाराजा के दौर में बनी थी? ऐसे भी तो लोग थे ना जो महाराजा को नई से नई शादियां करने पे उकसा रहे होते थे, या महाराजा को बता रहे होते थे कि उथे मोरा रहती है, बड़ी सोहनी है, वो सर नच दी है तो दिल धक धक करना शुरू करते। कुछ तो बताते ही होंगे ना। जो क्या आप जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह के आबाओ अजदाद कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह को खुशकिस्मत क्यों कहा जाता था? और क्या सच में महाराजा की 46 बीवियां थी? महाराजा की वो कौन सी पॉलिसीज थी जिसने अंग्रेज को पंजाब में आने से रोका हुआ था? और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर कैसा था? ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भी हमने महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री पर तो बात की, लेकिन अगर महाराजा के आबाओ अजदाद की बात करें, वो लोग कौन थे? अक्सर कहा जाता है कि वो लूट मार करते थे, कुछ कहते हैं कि खेती बाड़ी करते थे। असल में हकीकत क्या है? बड़ा ज़रूरी सवाल है, हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे महाराजा रंजीत सिंह के आबाओ अजदाद 15वीं सदी से लेके महाराजा तक, जो उनका किरदार रहा है, जो काम रहा है। इसके अलावा महाराजा के दरबार को, अहम लोगों को जो उनके मोतमद ख़ास थे, पंजाब का स्टेटस क्या था, रोज़गार कैसा था, लोग कारोबार क्या करते थे, अदालती निज़ाम क्या था, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं 15वीं सदी से। ठीक है। इनके एक ताल्लुक़ इनका था राजपूत ख़ानदान से, जो बाद में जाट कहलाए। वैसे राजपूत भट्टी ख़ानदान था। राजा सलवान, जिन्हें सलिबान भी कहते हैं, इनके आबाओ अजदाद जद्द अमजद में हमें सबसे पहले वो शख्स नज़र आते हैं, राजा सलवान, जो कि खेती बाड़ी ही करते थे। राजा सलवान के बाद आते हैं कालू। कालू वज़ीराबाद शिफ्ट हो गए, लेकिन वो भी खेती बाड़ी से ही मुंसलिक रहे। कालू के बाद जादूमान एक बहुत अहम नाम है। अच्छा। जादूमान को खेती बाड़ी में कोई बहुत अट्रैक्शन नज़र नहीं आई, तो वो लूट खसूट करना शुरू हो गए, वो डाकू बन गए। अच्छा। ये याद रखिए कि उस ज़माने में ये भी एक आर्ट, ये भी एक बिज़नेस का एक तरीका था कि आप किसी जत्थे में शामिल हो जाएं, लूट मार करना शुरू कर दें, मुतमव्वल ख़ानदानों को लूट लें और जो बूटी है उसे आपस में बांट लें। ये एक चलन था उस ज़माने का। उसमें कालू भी शामिल हो गए। कालू के बाद उनके जो साहबजादे थे, उनका नाम था गालिब। अच्छा। ये वो हमारे वाले गालिब नहीं है, ये महाराजा रंजीत सिंह के जद्द अमजद में गालिब थे, और वो बहुत बड़े डाकू थे। डाकू थे, डकैतियाँ वगैरह करते थे, लूट मार करते थे। लेकिन उन गालिब के बाद हमें नज़र आते हैं किड्डू। किड्डू जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे। अच्छा। या एग्रीकल्चर से मुंसलिक थे और खेती बाड़ी का निज़ाम चलाते थे। किड्डू के फिर आगे से दो बच्चे थे जिनका नाम था राजदेव और प्रीमू। प्रीमू की दुकान थी, वो एक परचून की दुकान जैसे होती है, वो परचून की दुकान किया करते थे। और ये सारे गुजरावाला में थे? ये कुछ लोग वज़ीराबाद में थे, कुछ गुजरावाला क्या नवाही इलाकों में थे, जैसे सुकर चक्किया जो खुद जगह वो उसके नवाह में है। प्रीमू के फिर आगे से 3 बच्चे थे। अच्छा। तीलू, तख्तमल और नीलू। अच्छा, ये हम बात करें मुगलिया दौर की? ये सारा मुगलिया दौर है। ठीक है। तीलू और नीलू तो बचपन में फौत हो गए। अच्छा। तख्तमल एक बहुत मशहूर उस ज़माने के, अपने ज़माने के एक मनी लैंडर थे, एक महाजन थे, सूद का कारोबार किया करते थे। अभी तक ये लोग हिंदू ही हैं। अच्छा। ये हिंदू ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखें जो फैमिली ट्री है महाराजा रंजीत सिंह का, वो हिंदू था? हिंदू राजपूत भट्टी ख़ानदान वहाँ से चलते आ रहे हैं। तख्तमल जो थे वो मनी लैंडर थे। तख्तमल के बाद फिर बड़े अहम इनमें जो लोग आते हैं वह भाई बड़ा। अच्छा। भाई बड़ा एक
एक सूफी टाइप आदमी थे जो इस सारे खेती बाड़ी से भी निकले और लड़ाई मार कुटाई या लूट मार या डकैती वगैरह उनका कोई ऐसा चलन नहीं था। उनके आगे से जो बेटे थे वो थे बूथ, अच्छा, भाई बूथ। आपको पता है ये वो ज़माना है जब गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को सरहिंद में शहीद किया गया। सिखिज़म के अंदर मिलिटेंसी या बदला लेने का या हक के लिए लड़ने का, क्योंकि अगर हम सिखों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो यही कहेंगे और बचा तौर पे कहेंगे कि वो हक के लिए लड़ रहे थे। तो जो बूथ थे वो उसमें शामिल थे, उस बंदा बैरागी के काफिले में या उनके उसमें शामिल थे। बूथ सिंह के बाद हमें नौद नज़र आते हैं जो उनके बेटे थे, नौद सिंह। नौद सिंह ने अब्दाली के कैंपों पे हमला किया, जिसकी वजह से नौद को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और अब ये सुकर चकिया के साइड पे आ गए, यहीं आके आबाद हुए। नौद के बाद चढ़त सिंह नज़र आते हैं। चढ़त सिंह तो खैर बहुत ही, उन्होंने तो अब्दाली के जो एक बहुत बड़े सिपा सालार थे नूरदीन, उनके ऊपर हमला किया, चेज़ किया, उन्हें बहुत ज़्यादा बूटी हासिल की चढ़त सिंह ने और आसपास के बहुत से इलाकों को फ़तह कर लिया। जहाँ जहाँ अफ़गान थे उनके साथ लड़ाई की, जम्मू तक पहुँच गए। चढ़त सिंह के बाद हमें नज़र आते हैं महा सिंह। महा सिंह एक्चुअली इनके बेटे थे, चढ़त सिंह के, और महाराजा रंजीत सिंह के वालिद थे। यहाँ तक आते आते, रंजीत सिंह तक आते आते सुकर चकिया मिसल डेवलप हो गई थी, बहुत ज़्यादा बाउंटी इन्हें मिल गई थी। एक फ़ोर्ट इन्होंने बना लिया था इनके आबा अजदाद ने गुजरांवाला में। 2 करोड़ रुपया उस ज़माने में आप ये समझ लीजिए कि महा सिंह ने इकट्ठा कर लिया था। तो जो रंजीत सिंह थे वो, ये जो हम बहुत आराम से कहते हैं वो डाकू डकैत हैं, डाकू, वो रंजीत सिंह डाकू डकैत नहीं थे। रंजीत सिंह तो सुकर चकिया जो मिसल है उसके मदारुल महाम थे और उन्हें विरसे में मिली हुई थी वो। हाँ, ये और बात है कि वो ख़ुद बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। तो ये उनका एक्चुअली फैमिली ट्री है। अच्छा, यानी रंजीत सिंह के पास एक मिसल थी और करोड़ों रुपया भी था और जत्थे भी थे, फौज थी। वो एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा एक रियासत का, छोटी सी एक रियासत का, इसे मिसल ही कह ले, सरदार था। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर समझना चाहें मिसल का रंजीत सिंह की, वो क्या था? रंजीत सिंह की नहीं, किसी भी मिसल का जो स्ट्रक्चर था, वो जितनी भी 12 मिसलें अगर थी तो 12 मिसलों का एक ही जैसा स्ट्रक्चर था। उनका एक हेड हुआ करता था, जैसे ये सुकर चकिया मिसल के हेड थे, या जसा सिंह अहलूवालिया थे, बहुत बड़े आदमी थे वो भी। जसा सिंह रामगढ़िया थे, कन्हैया में से भी मिसलों के मुख्तलिफ हेड्स थे। सबसे पहले तो हेड है। हेड के बाद ये है कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं, कितने लोग हैं लड़ने के लिए किसी मिसल के अंदर, फिर उस मिसल की अमलदारी कहाँ तक है। और ये जब पहले भी बात कर चुके हैं कि जो दुआबे का इलाका था, इसमें सतलुज के इधर, सतलुज के उधर, या कसूर में, लाहौर में, अमृतसर में, गुजरात में, हर जगह मुख्तलिफ मिसलों की अमलदारी थी। लेकिन वो सारी मिसलें एक खालसा पंथ के ज़ेरे असर काम करती थी। खालसा पंथ आप ये समझिए मजहबी ग्रोह था जो इन्होंने डेवलप किया ग्रेजुअली, जो सिख पेशवाओं का, सिख मत के मानने वालों के बरगुज़ीदा जो लोग थे या जो बड़े लोग थे जो मजहबी एतबार से था, उनका एक ग्रुप था जिस हर 2 साल बाद मिलता था और सिखों के लिए, सिखों के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि क्या होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, या अगर सिखों पे कोई हमला आवर हो रहा है या सिखों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको कैसे चेक करना है, ये सारी बातें वो खालसा सरकार जो थी वो वहाँ वो डिस्कस करते थे और वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह भी उन्हीं के ज़ेरे साया काम करते थे। कहा जाता है महाराजा रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उनके जो अकाली हुआ करते थे, उन्हें कुछ अकालियों ने महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर हमले भी किए, उन्हें मारने की भी कोशिश की, उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की, लेकिन महाराजा उन्हें कुछ सज़ा नहीं दे सके। इस वजह से नहीं कि महाराजा कमज़ोर थे, इसलिए कि महाराजा अकाली तख्त को या खालसा दरबार को, खालसा तख्त को मानते थे, इज़्ज़त करते थे, इज़्ज़त करते थे और जेन्युइनली करते थे। ऐसा नहीं था कि वो लिप सर्विस करते हों, जैसे कि हमें नज़र आता है जूलियस सीजर नज़र आता है, या हमें ऐसे बहुत से कुछ और लोग हैं जो कि
मान तो लेते हैं किसी पार्लियामेंट को किधर, और लेकिन उसको एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना के छोड़ देते हैं। खालसा दरबार रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नहीं थी, या रबर स्टैम्प शूरा या रबर स्टैम्प कोई कम्युनिटी नहीं थी। अच्छा, लेकिन मिसलों के बारे में ये भी मशहूर है कि जो मिसलें थी वो लूट कर पैसा लेकर आती थी। मैंने आपको एक जो हिस्ट्री सुनाई है उसमें किसी ज़माने में लूट खसूट भी होती थी, डाकू डकैत भी हुआ करते थे, वो लोग हमला करते थे मुतमव्वल ख़ानदानों के ऊपर, लूट लिया करते। लेकिन जब मिसलें बन गई थी तो मिसल का मतलब है कि वो ऐसे जत्थे थे जो एक ख़ास लैंड को ओन करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। वो उन लोगों से पैसे लेते थे जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। वो जागीरदार थे, सरमायादार। एक जागीरदार है, उसकी बहुत बड़ी ज़मीन है, वो ज़मीन में बहुत धान उगाता है या फसल उगाता है। अमीर लोग वही समझे जाते थे ना, उन लोगों से वो आप समझ लीजिए भत्ता लेते थे। अच्छा। या प्रोटेक्ट करने के पैसा लिया करते थे। और ये प्रोटेक्शन जो है वो दूसरी मिसल दूसरे जत्थे से है? नहीं, जत्थों के दरमियान फिर लड़ाइयाँ बाद में शुरू हुई। जत्थों के दरमियान भी लड़ाइयाँ हुई, भंगियों की, कन्हैयों की, सुकर चकियों की, इनकी लड़ाइयाँ हुई। बल्कि महाराजा रंजीत सिंह का जो ससुर था गुरबख्श, वो 2 मिसलों की लड़ाई के दौरान ही मारा गया था। अच्छा। इसके बाप ने ही मारा था, महा सिंह ने ही मारा था। और फिर कन्हैया मिसल के जय सिंह ने अपनी पोती की शादी, गुरबख्श की बेटी की शादी महाराजा रंजीत सिंह से कर दी थी। वो भी करने की वजह एक अमन कायम करना था, 2 के दरमियान रिलेशन कायम करना था। मिसलों की इस तरह के आपस में रिलेशन भी फिर डेवलप हो जाया करते थे। जब शाहजमान ने हमला किया लाहौर पे, जब चौथी बार हमला किया, तो हमला करने के बाद जब वो जा रहा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी लड़ाई हो रही थी, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलसिला चल रहा था, लेकिन जाते जाते कुछ 16 तोपें उसकी दरिया में गिर गई, जेहलम में। तो वो तोपें इन्होंने निकाल के वापस की। ये एक उसकी शार्पनेस थी। उसने भी खिलत फ़ाखरा अता की, उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि दोनों बैलेंस ऑफ टेरर कायम रखना चाहते थे, दोनों टकराना नहीं चाहते थे अपनी अपनी वजूहात की वजह से। अच्छा, इन मिसलों ने हासिल क्या किया उस टाइम पे? मिसलों की वजह से सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा ये काम हुआ कि पंजाब को बहैसियत एक जोग्राफिकल एंटिटी के एक्सेप्ट किया गया। अच्छा। मिसलों ही की वजह से था, क्योंकि उन्होंने जब अमलदारी कायम कर ली पंजाब पे, तो पंजाब एक जोग्राफिकल एंटिटी बन गई, फिर उनकी एंटिटी बन गई, उसके अंदर पंजाबियत का एलिमेंट एक्सेप्ट किया गया। यानी मिसलों से पहले दुरानियों के हमले होते थे, ईरानियों के हमले होते थे, मुग़लों की अमलदारी थी, अंग्रेज़ घात लगा के बैठा हुआ था, गुरखे थे, राजपूत थे, जाट थे, गखड़ थे, हर कोई पंजाब को लूट खसूट करने के ऊपर तुला हुआ था, पंजाब को देख रहा था। लेकिन ये पता नहीं था कि पंजाब किसका है और पंजाब है क्या, और ये ज़मीन की कहाँ तक है। उसके बाद जब मिसलें आ गई तो मिसलों ने तो जम्मू तक चले गए, कश्मीर तक चले गए, तिब्बत तक चले गए। और जब इसीलिए रंजीत सिंह बहुत खुशकिस्मत थे कि रंजीत सिंह को एक बहुत बड़ा इलाका मिसलों की वजह से इस्टेब्लिश था कि ये पंजाबियों का इलाका है। अच्छा, ये वक्त कौन सा था? ये मुग़लों का दौर था या अंग्रेज़ आ चुके थे उस टाइम पे? 1765 से लेके आप 1799 तक समझ लीजिए। अच्छा। क्योंकि 1765 से पहले मुग़ल डिविंडल कर रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, और सिख जो हैं उन्होंने अपने आप को बहैसियत एक सिख तशख़्ख़ुस के रिकग्नाइज़ करवा लिया था। लेकिन वो सिख से ज़्यादा पंजाबी तशख़्ख़ुस था, जिसको कैरी किया महाराजा रंजीत सिंह ने। अच्छा। पंजाबियत को, पंजाबी तशख़्ख़ुस को कैरी किया। हालांकि महाराजा के दरबार में ज़बान फ़ारसी बोली जाती थी, दरबार की ज़बान फ़ारसी थी, एलीट की ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन वो थे तो पंजाबी, पंजाब से मुतालिक थे, पंजाबी बोलने वाले लोग थे। अगर हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह के बचपन की, उनका बचपन कैसा था? जैसे कि मैंने बताया कि महा सिंह ने बहुत सी दौलत इकट्ठी की हुई थी, और महा सिंह ने गुरबख्श को मार दिया था। सुकर चकिया जो मिसल थी वो भंगियों और कन्हैया मिसल के बाद बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर चुकी थी अपने आप को। उससे पहले सुकर चकिया वालों ने अब्दालियों पे हमला किया था। बल्कि मैं एक और आपको अर्ज़ करूँ कि सरहिंद तक जब ये लोग गए, सरहिंद को सिख सरदारों ने आपस में बांट लिया था। उसमें जो चढ़त सिंह थे वो वाहिद सिख थे जो इनके दादा थे, जिन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा मैंने वहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर में रहूँगा जाके यहाँ गुजरांवाला में रहूँगा। और वापसी पे आते आते अब्दाली की फोर्सेस पे अटैक करके वहाँ से काफ़ी सारा माल जमा कर लिया था चढ़त सिंह ने। तो एक तो बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए थे
महाराजा रंजीत सिंह। जबकि हमारे यहाँ ये गलत तस्वुर है कि वो शायद लुटेरे थे और वो लूट खसूट ही करते थे और वहीं से जो मिलता था बेचारे खा पी लेते थे। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, चीचक के दाग और चीचक की जो बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी एक आंख ज़ाया हुई, वो बचपन का एक दिलखराश वाक़या वो है। लेकिन वैसे उन्हें पढ़ने लिखने का उस वक्त छोटी उम्र में पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था। घुड़सवारी का, तीरंदाजी का, लड़ाई बड़ाई करने का, वो ज़ाहिर है एक फैमिली से जो इनहेरिट किया था उन्होंने, जंगजूआना ज़िंदगी गुजारने का वो शौक़ था महाराजा को। तो बहुत छोटी सी उम्र में तो वो उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई थी मिस्र को चलाने की। फिर शादी हो गई बहुत जल्द, किस उम्र में? 16 बरस की उम्र में। अच्छा, रंजीत सिंह ने अपनी माँ को भी मार दिया था? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये इल्ज़ाम बहरहाल अंग्रेज़ों ने, आप अंग्रेज़ मौरख़ीन को जब भी पढ़ेंगे वो महाराजा के हवाले से इस तरह का सख्त बयानात या प्रोपेगेंडा करते नज़र आएंगे आपको। और ये बहुत से अंग्रेज़ों ने लिखा है कि अपनी माँ को, यहाँ तक लिखा है कि अपनी माँ को मार के पोस्टर छपवा दिए थे, यानी जो भी उसके माँ के पोस्टर तक देखे। और वजह क्या बताते हैं वो? वजह डोमिनेंस, यानी वो जब ये देखते हैं महाराजा, एक और थे दीवान लखपत। वो कौन थे? दीवान लखपत इनके केयर टेकर थे, आप ही समझ लीजिए, क्योंकि छोटी उम्र में इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो दीवान लखपत और इनकी वालिदा वो फैसले किया करती थी, वो चलाया करती थी सुकर चकिया मिस्र के मामलात को। अब ये अंग्रेज़ मौरख़ीन ने लिखा कि दीवान लखपत को उन्होंने कहीं भेजा, रोहतास भेजा और रास्ते में मरवा दिया, और माँ को उन्होंने ख़ुद गला घोंट के मार दिया या मरवा दिया। दो मतलब मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन लिखा ये कि महाराजा ने अपनी माँ को मार दिया। लेकिन हमें फिर बाद की ज़िंदगी में नज़र आता है कि महाराजा कोई एक बहुत कंपैशनेट आदमी थे, और हाँ ये ज़रूर है कि एम्बिशियस आदमी थे और अब बहुत ज़्यादा इलाका भी हासिल करना चाहते थे, ख़ुद महाराजा भी बनना चाहते। लेकिन माँ को मारने वाली बात हमें कहीं किसी गुरमुखी में लिखी हुई किसी हिस्ट्री में नज़र नहीं आती। महाराजा रंजीत सिंह पे उनकी सास का इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा। सदा कौर ने बल्कि उन्हें महाराजा बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सदा कौर ने ही तो उन्हें कहा था कि इन सरदारों को समझाएं कि शाह ज़मान के हमले के ख़तरे के पेश नज़र भागकर हिमालय के पहाड़ों में न जाएं। प्रोटेक्शन मनी लेते हैं आप, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के पैसे लेते हैं, तो आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें, आप लड़ें। ये सदा कौर ही थी जिसने कहा था कि पंजाब के ऊपर अफ़गानी जब आ गए, एक बार छा गए, तो पंजाबियों को कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ माई जिंदा का किरदार भी हमें याद आता है कि जब तेग सिंह को सियालकोट की फरमा रवाई वो दे रहे थे अंग्रेज़, तो उसने दलीप सिंह से कहा था साइन ना करना, ये गद्दार हैं, इन्होंने सिखों को मरवाया है। और सही बात की थी। और सही बात की थी, वो गद्दार थे। हम पे एक एतराज़ हुआ पिछले दिनों में कि हमने कहा है कि वो सिख थे, वो सिख नहीं थे, वो हिंदुओं से, ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए थे। तो भाई सभी लोग कन्वर्ट, तो हम अगर देखें रंजीत सिंह के आबाओ अजदाद वो भी तो कन्वर्ट हुए थे। वो भी कन्वर्ट हुए थे। इस धरती पे रहने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं किसी भी मज़हब में। तो इस पर कोई शर्म की बात तो नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदू थे। महाराजा रंजीत सिंह की छोटी सी उम्र थी जब वो सरदार थे, तो उनकी बात मान लेते थे बाकी मिसलों वाले? एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। यहाँ थोड़े लकी भी थे, खुशकिस्मत भी थे महाराजा। जस्सा सिंह अहलूवालिया जंग में काम आ गए अफ़गानियों के साथ, और जय सिंह जो है वो इतने बूढ़े हो गए थे कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो अपनी पोती की शादी महाराजा के साथ, रंजीत सिंह के साथ कर दें। उस वक्त तो महाराजा नहीं थे। और भंगी जो सरदार थे वो बड़े तमतराक था उनका, वो लेकिन शराब बहुत पिया करते थे। वो सब तकरीबन मर गए जो बड़े लोग थे भंगी। तो यही ज़्यादा बड़ी जो मिसलें थीं, कन्हैया मिसल थी, भंगी मिसल थी, और अहलूवालिया और रामगढ़िया या जस्सा सिंह रामगढ़िया इतने बूढ़े हो गए थे कि वो रंजीत सिंह के साथ कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करना चाहते। तो एक तो मिसलों के अंदर जो बहुत ताकतवर लोग थे, बहुत जो इन्हें चैलेंज कोई कर सकता था महाराजा रंजीत सिंह को, वो तो थे ही नहीं। नए लोग थे और कमज़ोर लोग थे। दूसरा, फिर मैंने बताया कि उनके पीछे वो ऐसे नहीं था कि एकदम से आके बन गए हों। लाहौर की जो अशराफिया थी, उन्होंने बुलाया था महाराजा रंजीत सिंह को कि आप आके लाहौर को संभालें, क्योंकि इनकी रेशा दवानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ कमज़ोर बहुत हो गई थी यहाँ की जो मिसल थी। उस वक्त पर दूसरी मिसलें भी होंगी, तो रंजीत सिंह को क्यों बुलाया था सिर्फ? लाहौर में, अमृतसर में और आसपास के इलाकों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मिसल थी वो तो भंगी मिसल थी।
भंगी सरदार थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना, भंगी जो सरदार थे तो शराब पी पी के बेचारे कुछ मर गए थे, और जो रह गए थे वो बहुत कमज़ोर थे। कन्हैया मिसल में मैंने आपको जय सिंह की मिसाल दी कि कन्हैया इतने कमज़ोर हो गए थे, जय सिंह जी। अच्छा, ये बात याद रखिए, किसी भी मिसल में सरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी मिसल में जो जत्था बरदार, जो घुड़सवार, जो प्यादा सिपाही, ये लड़ने वाले बहुत बहादुर हों, लेकिन सरदार मार रहा हो, सरदार कमज़ोर हो, सरदार डिफीटिस्ट अप्रोच रखता हो, तो वो मिसल जो बहुत ज़्यादा कामयाब मिसल नहीं कहलाई जा सकती थी, क्योंकि डिसीशंस तो वहीं से आने थे। इसलिए ये कन्हैया मिसल भी डिविंडल की कमज़ोर थी, और भंगियों का जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, और यही इंपॉर्टेंट मिसलें थी। बाकी मिसलें तो दूर के इलाकों में थी, और वो बहुत बड़ी मिसलें नहीं थी, उनके पास बहुत ताकत भी नहीं थी। अच्छा, ये जो मिसलों का सिस्टम था ये ख़त्म कब हुआ? जब महाराजा बन गए रणजीत सिंह, तो बहुत सी मिसलें ऐसी थी जिन्होंने महाराजा को कबूल बज़ाहिर तो किया, लेकिन अंदर से कबूल नहीं किया हुआ था। मसलन कसूर वालों ने ख़त लिखे शाह ज़मान को कि आप आएँ और आके लाहौर को संभालें। ऐसी जो छोटी छोटी बहुत सी मिसलें थी जो ये चाहती थी कि शाह ज़मान आके संभाल ले और महाराजा रणजीत सिंह निकल वजह जाए। क्या थी? वजह एक तो निज़ाम, कसूर वाले की तो वजह ये थी वो मुसलमान था। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मुसलमानों की जो हमदर्दियाँ थी वो अफ़गानों के साथ थी। फिर कुछ अंग्रेज़ भी साजिश कर रहे थे। अंग्रेज़ भी ये चाहते थे कि वो, जैसे यूसुफ़ को भेजा उन्होंने, अंग्रेज़ ने यूसुफ़ अली ख़ान को रंजीत सिंह के पास, ये कहने के लिए कि कहीं इसका इल्हाक शाह ज़मान के साथ ना हो जाए, ये दोनों इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि उन्हें एक्चुअली तो अफ़गानों से ख़तरा था। वो अफ़गानों के ख़तरे के पेश नज़र ही तो टैसिटली सपोर्ट कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह को। अगर महाराजा रंजीत सिंह और शाह ज़मान ही आपस में मिल जाते तो अंग्रेज़ के लिए तो ख़तरा था। अंग्रेज़ कुछ अर्सा पहले तो फ्रांसीसियों से जान छुड़वा के, पीरन और दौलत सिंह और उन लोगों से जान छुड़वा के इधर तवज्जो मरकूज़ किए हुए था। तो ये याद रखिए कि शाह ज़मान और महाराजा रंजीत सिंह आपस में नहीं लड़े, कुछ खारजी फैक्टर्स की वजह से जो कि दरपेश थे दोनों को अपने अपने इलाकों में, या महाराजा कमज़ोर थे। लेकिन अगर वो मिल जाते सिख और मुसलमान, तो ये बड़ा ख़तरनाक होना था अंग्रेज़ों के लिए, हो सकता था ख़तरनाक, जिसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जाके उन्हें ये कहो, यूसुफ़ अली ख़ान को कहा कि जाके महाराजा रंजीत सिंह से कहो कि टीपू सुल्तान उसके साथ शामिल है। टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों की सपोर्ट थी टीपू सुल्तान को, और हमने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। तो यानी कि हम जिस तरफ होंगे उस तरफ ताकत का झुकाव जाएगा। थ्रेटन भी करते थे इस तरीके से, और शाह ज़मान के ख़िलाफ़ भी भड़काते थे कि अगर वो आ गए तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ताकि वो आपस में उलझते रहें, लड़ते रहें। अच्छा, अगर हम बात करें रंजीत सिंह ने जब इक़्तिदार संभाल लिया, उस वक्त लाहौर में या लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कौन से मज़हब के लोग थे? ज़्यादातर सिख थे या मुसलमान थे? ज़्यादा बड़ी तादाद तो मुसलमानों की थी। मुसलमान, इस्लाम एक ज़ाहिर पुराना मज़हब था, वो 7वीं सदी से पनप रहा था। 16वीं सदी में जाके हमें नज़र आता है सिख मज़हब का ज़हूर होता है, लेकिन उसके बाद डेवलप तो वो 17वीं 18वीं 19वीं सदी में जाके सिख मज़हब होता है। तो बहुत फ़र्क है। मुसलमानों की तादाद बहरहाल बहुत ज़्यादा है सिखों के नस्बत। सिख तो अब भी बहुत कम है दुनिया में। अच्छा, तो उस टाइम पे रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ लाहौर में मुसलमानों ने बगावत नहीं की? नहीं, मुसलमानों ने ही तो इनफैक्ट बुलाया था रंजीत सिंह को लाहौर में। मुसलमानों ने ही वेलकम किया था। मुसलमानों ने ही उसका जो नज़्म व नस्क़ है उस दरबार का, अगर आप उस दरबार कह सकें, मुसलमानों ने ही संभाला था। और रंजीत सिंह को भी आप देखिए, आफरीन है उस पर, वो कैसा ज़बरदस्त आदमी था। उसने जो काजी मुकर्रर किया वो मुसलमान, उसने जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया वो मुसलमान, जो आप समझिए जो कमिश्नर जो बनाया, यानी जेलदार, सूबेदार जो भी बनाया, वो सब आज का डीसी कह लें, वो सब मुसलमान थे। वो इसीलिए मुसलमान रखे गए ताकि एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके महाराजा के निज़ाम पे। क़वानीन में भी ऐसे था कि जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों इस्लाम के मुताबिक क़वानीन, हिंदुओं के लिए हिंदू जो क़वानीन उनके थे उनके लिए, और सिखों के लिए सिखों के क़वानीन। वो क़वानीन खलत मलत होने भी नहीं देते थे। अच्छा, इनकी डिप्लोमेसी की टैक्टिक्स कैसी थी? डिप्लोमेसी ही थी महाराजा की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ से वो आखिरी वक्त तक लड़ाई नहीं की। यानी महाराजा की ये टैक्टिक्स थे कि वो सिर्फ बताना चाहते थे कि मेरे पास ताकत है,
हाँ। मैं उलझ भी सकता हूँ, लड़ भी सकता हूँ, फिर बाद में माहिदा अमृतसर और ये वे हो गया, उसके बाद वो चीज़ें चलती नहीं, बेहतर हो गई। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने टफ टाइम दे दिया था। फिर जैसे हमने अर्ज़ किया शाह जमान के साथ जैसे उन्होंने डील किया है, वो सारे के सारा डिप्लोमेसी के ऊपर बुनियाद रखता है। यानी अगर उसने तोहफे तहफ़ भेजे हैं तो महाराजा ने बढ़ के तोहफे तहफ़ भेजे हैं। हालांकि महाराजा को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा था लड़ाई करने के लिए। किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से भी, मिसलों की तरफ से भी। बल्कि सदा कौर ने तो पहली बार जब बगावत की है तो इसी वजह से बगावत की थी अच्छा। कि महाराजा ने यू टर्न लिया अपनी पॉलिसी के ऊपर। महाराजा लड़ाई की तरफ नहीं जा रहा। अंग्रेज़ों को बल्कि उसने ये ख़त लिखने शुरू कर दिए, महाराजा के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो एक बात की बात है फिर कि उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा था, महाराजा ने छुड़वाया अभी था वो कब्ज़ा। बाद में महाराजा ने इन्फ्लुएंस किया कि अपने नवासों को वो ज़मीन दो। फिर इवेंचुअली सदा कौर को उन्होंने क़ैद भी कर दिया, 10 रुपये माहवार उसका ख़र्च भी रख दिया। ये सदा कौर जो उनकी मेंटोर थी उसके साथ महाराजा ने किया। लेकिन महाराजा के पास इसकी ठोस वजूहात थी, क्योंकि वो महाराजा की अथॉरिटी को, महाराजा के पूरे निज़ाम को, महाराजा की रेपुटेशन को मुसलसल चैलेंज कर रही थी सदा कौर। तो यानी अगर डिप्लोमेसी कहीं सॉफ्ट है तो वहाँ हार्श डिप्लोमेसी भी हमें नज़र आती है। हमें मजहबी मामलात में तो बहुत ही डिप्लोमेट नज़र आते हैं। जैसे कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने ताज़िया निकालना होता था तो किसी ने कहा कि जी ये तो बाज़ारों के अंदर क्यों ताज़िया निकालते हैं, अपने अपने घरों में निकाल लें ताज़िया। तो महाराजा ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि आप अपने घरों में, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपने घरों में ताज़िया निकालें। लेकिन जब शिकायतें पहुँचना शुरू हुई और महाराजा को इस गलती का एहसास हुआ कि नहीं, इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी है लोगों की, लोग एक सोग है, एक याद है, एक जिसे मना रहे हैं, तो मैं उन्हें ऐसे बाउंड नहीं कर सकता। तो महाराजा ने फौरी तौर पर ऐलान करवा दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रैक्टिस करें, इजहार करें अपने सोग का, गम का और याद का, जो जैसे भी आप इजहार करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें महाराजा की जो डिप्लोमेसी थी अंग्रेज़ों के साथ, उनके मरने के बाद क्या वो ख़त्म होगी? नहीं, अच्छा ये एक गलती हुई महाराजा से। महाराजा एक्चुअली सब कुछ एक वन मैन आर्मी बन गए, जो कि होता है। वो डिक्टेटर तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो इतने दानिशमंद और इतने दूर रस नताइज को देख लेने वाले एक शख्स थे और फैसला साज बहुत अच्छे थे। हर चीज़ कहते हैं कि अगर 1200 गांव हैं उनके इलाके में तो 1200 गांव के नाम भी उन्हें याद थे और वहाँ जो उनके लोग बैठे हुए थे इंतज़ाम चलाने वाले, उनका भी पता था महाराजा को। महाराजा वो सफ़ात जो जमा खर्च के अखराजात के सफ़ात हुआ करते थे जो भेजे जाते थे, वो पढ़ने के बाद फाड़ दिया, जला दिया करते थे, क्योंकि महाराजा को सब ज़ुबानी याद होता था कि क्या महसूल चुंगी कहाँ से आई है, उसका कितना मालिया का कितना आया है, कश्मीर के शॉलें बेच के क्या पैसे मिले हैं, मुल्तान का रेशम बेच के क्या हासिल हुआ है, ये 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, सारा महाराजा को ज़ुबानी याद हुआ करता। अच्छा, लेकिन ये भी कहते हैं महाराजा तो पढ़ नहीं सकते थे। फ़कीर अजीज़ुद्दीन है, वो ये कहते हैं कि फ़ारसी में खतूत लिखा करते थे फ़कीर अजीज़ुद्दीन, जो दूसरे मुल्कों में, दूसरी जगहों पे, दूसरे इलाकों के एमिसरीज़ को लिख कर भेजते हैं। तो महाराजा उनके फ़ारसी जो डिक्शन था, जो फ़ारसी रस्मुल, जो उनका फ़ारसी जो कंटेंट था, उसको भी तब्दील करवा दिया करते थे। इतने ज़हीन और शार्प थे वो। महाराजा के बाद उनकी औलाद में कोई इस तरह का आया? हाँ बिल्कुल, महाराजा शेर सिंह ऐसे ही बड़े आदमी थे, ऐसे ही ज़बरदस्त आदमी। महाराजा शेर सिंह के बारे में तो वो एक अंग्रेज़ कहता है ना, रावी के किनारे जब हम एक महफिल में उनको देखा तो हमने ऐसा खूबसूरत जवान कहीं देखा ही नहीं था। करली बाल, लंबा कद, काले कपड़े पहने हुए और जो ज़ेवरात और जो कुछ उसने पहना था, वो ऐसा वजीह आदमी था कि हमने कभी वो ऐसा शख्स देखा ही नहीं था। और जो परफ्यूम, जो फ्रांसीसी परफ्यूम उसने लगाए हुए थे, उसके पास जो कलेक्शन थी, वो अंग्रेज़ दंग रह गए थे देख के। हीरे जवाहरात की कलेक्शन और परफ्यूम की कलेक्शन महाराजा शेर सिंह। फिर महाराजा शेर सिंह महज परफ्यूम ही इकट्ठे करने वाले नहीं थे, आर्ट को सबसे ज़्यादा पेटनाइज अगर किसी ने किया है सिखों में तो वो महाराजा शेर सिंह है। अंग्रेज़, फ्रांसीसी और दूसरे पेंटर्स उनके दरबार में बैठ के, हालांकि बहुत थोड़ा सा स्टेंट है उनका, बैठ के बहुत बड़ी बड़ी शानदार अतालवी लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, जो पेंटिंग्स लाहौर में पड़ी भी हैं। अच्छा, उस टाइम पे महाराजा के करीब कौन कौन लोग थे?
महाराजा ने एक तो जो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, चेत सिंह, ये जो कश्मीर के बाद में कश्मीर इनको दिया गया, ये जो बरादरान थे, जम्मू बरादरान जिन्हें कहते हैं, वो उनके बहुत करीब थे। फिर मुसलमानों में फ़कीर अजीज़ुद्दीन बहुत ज़्यादा करीब थे, नूरुद्दीन बहुत ज़्यादा करीब थे, इमामुद्दीन बहुत ज़्यादा करीब थे, फिर खुशहाल सिंह भी करीब थे। गो के वो नाराज़ भी रहते थे खुशहाल सिंह से, बहुत नाराज़ हुए भी थे। हरी सिंह नलवा बहुत करीब थे। हरी सिंह नलवा तो उनके मुलाजिम ही थे ना, वहाँ से वो ही रोज़ फ्रॉम द रैंक्स, तो वो ऊपर तक गए। ये लोग तो फिर दीवान लखपत उनके करीब थे, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने उनको मरवा दिया था बाद में, ऐसा शायद नहीं था। तो ये लोग थे जो उनके मोतमद ख़ास थे और इनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। इनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। मोहकम चंद थे। मोहकम चंद, ये वो सब लोग थे सिवाय फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो थे, उनका काम ये था कि वो दूसरे इलाक़ों में दूसरे जो हुक्मरान थे या रियासती राजे महाराजे, उनके साथ डील किया करते थे। वो कोई अगर ख़राज वसूल करना है या कोई मालियाना हासिल करना है या कोई भी डील करनी होती थी, तो वो फ़कीर अजीज़ुद्दीन किया करते थे। महाराजा की रियासत चलती कैसे थी? एक बात तो है कि महाराजा ने कोई कायदे क़वानीन लिखे नहीं हुए थे। अच्छा, इस चीज़ का नुकसान हुआ बाद में? मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ का नुकसान हुआ, क्योंकि वो इज्तमाही तौर पे किसी एक नुक्ते पे आप नहीं पहुंच पाते, और जो डिसीजन मेकिंग है या जो फैसला साजी है वो चंद हाथों में मरकूज़ हो जाती है। वो चाहे कोई ट्राइबल लीडर है, चाहे जागीरदार है, कोई बड़ा है, कोई सरदार है, बस वो है जो कुछ है, और उसी से फ़ैसला आना है, वही आपको कंट्रीब्यूट करेगा आपको। और वो अगर वो, तो ये ना होने की वजह से एक, जिसे हम डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं, वो अमल शायद नहीं हो सका, जो कि हमें महाराजा रंजीत सिंह के फैसलों में तो नज़र आता है कि वो डेमोक्रेटिक थे, डिप्लोमेटिक थे और सबको साथ लेके चलते, लेकिन बाकी जगहों पे हमें ये नज़र नहीं आता। निज़ाम ये था कि जैसे एक परगना है, परगना के नीचे कलेक्टर हैं, थाने हैं, थानों के नीचे कुछ गांव हैं, और वो सरदार हैं जो कि वहाँ अब यहाँ से इन जगहों से मालियाना भी हासिल करना है, और इन जगहों से उन्होंने तिजारत के ऊपर टैक्स भी हासिल करना है। इन्हीं जगहों से सरदारों, ये सरदार या ट्राइबल लीडर या उनका काम हुआ करता था, वो कैसे इकट्ठा करके देते हैं, महाराजा को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। महसूल जो इकट्ठा करने वाले होते थे, वो महसूल इकट्ठा करके देते। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि महाराजा के निज़ाम में अगर रेवेन्यू जनरेशन का जो फार्मूला था, वो ये था कि आप गुज़रगाह का महसूल लेते थे, शॉलों की या रेशम की या कोई भी तिजारत अगर होती थी उसके ऊपर टैक्स लिया करते थे, लगान लिया करते थे। खड़ी फसल का लगान अलहदा हुआ करता था और दूसरे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का लगान अलहदा हुआ करता था। 2/3 से 1/3 लगान हासिल किया करते थे, लेकिन ये बड़ा रिलैक्स करने वाला फार्मूला था महाराजा का, जो कि हमें मुग़लों के यहाँ नज़र नहीं आता। अच्छा, इस तरह वो कलेक्टर थे, ये सारा माल इकट्ठा करके, ये सारे पैसे इकट्ठा करके वो दरबार तक आया करता था महाराजा के। और आमदन कितनी थी उस टाइम पे? 10 करोड़ सालाना। और ये पैसे क्या आवाम पे लगाते थे अपनी? अवाम पे हर जगह पैसे लगते थे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जब कश्मीर में कहत पड़ा, तो खुशहाल सिंह जो इनका एक बड़ा अहम आदमी था, वो टैक्स इकट्ठा करके ले आया, पैसे इकट्ठे करके फिर भी ले आया। जब वो पैसे इकट्ठे करके लाया तो महाराजा ने उसे डांटा कि वहाँ तो बुरे हालात हैं, वहाँ तो कहत पड़ा हुआ है, वहाँ तो कुछ है नहीं, और तुम जाके उन गरीबों से पैसे इकट्ठे करके ले आए। तो महाराजा ने गधों पे, कहा जाता है कि हज़ारों, लेकिन मेरा ख्याल है हज़ारों तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बहरहाल हज़ारों गधे लिखा हुआ है, कृष्ण सेना ने ख़ास तौर पर लिखा हुआ है, सोनलाल ने लिखा हुआ है कि हज़ारों गधे गेहूँ से, यानी गंदम, उनके ऊपर लाद के कश्मीर में भेजी गई। अच्छा। जिन लोगों से टैक्स लिया गया था उन्हें वापस किया गया वो टैक्स, जिन्होंने टैक्स दिया था। फिर वो जो बिल्कुल ही दिगरगूं, बहुत ही बुरे हालों में लोग थे, उन्हें माली इमदाद भी की गई। और खुशहाल सिंह को डांटा गया भरे बाज़ार में या भरी महफिल में, ये कहा गया कि ये देखो ये करप्ट आदमी है, ये इसने किया, हालांकि उनके बहुत करीब था। अच्छा, रंजीत सिंह के दौर में लाहौर कैसा था? क्या अमीर शहर था एक? देखिए, महाराजा की जो स्टेट थी ना, सबसे पहले आपने ये समझना है कि वो एक सिक्योरिटी स्टेट थी, जिसके ऊपर पिल पड़ने के लिए हर तरफ से हमलावर तैयार थे। वो जत्थों की सूरत में थे, वो राजपूत थे, या वो जैसे कि हमने पहले बात की है कि वो गुरखे थे, या वो अंग्रेज़ थे, या वो
कोई भी लोग थे, वो पिल पढ़ना चाहते थे और हमले हो रहे थे। ये नहीं था कि यानी अब्दाली का जो बेटा तैमूर शाह, बहुत सी जगहों पर उसकी अमलदारी थी। शाहजमान मुसलसल पर तोल रहा था। जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो शाहजमान का साथ देने के लिए तैयार खड़े थे। और ये कोई ऐसे नहीं था कि हमला हुआ और उसमें चीज़ें बांटी गई और चली गई, ऐसे नहीं था। जब हमला हुआ करता था तो ताख्तो ताराज कर दिया करते थे, औरतों की इज्जतें लूट लिया करते थे, वो बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, घर बार लूट लिया करते थे, वो पूर नीस्तो नाबूद कर दिया करते थे इलाके को। और पंजाब में तो बार बार ही सब कुछ हो रहा था। महाराजा ने सबसे पहले सिक्योरिटी को मेक श्योर किया, वो चाहे डिप्लोमेसी के जरिए हो, चाहे थ्रेटन करके हो, चाहे कहीं लड़ाई झगड़ा करके हो। यानी यहाँ फिर हमें देखना पड़ेगा कि बहुत अच्छे तरीके से जो सरदारों या जागीरदारों के ज़ेर असर उन्होंने जो बेकायदा फ़ौज बनाई है, देखो बाकायदा फ़ौज थी ना, 38,000 लोगों की बाकायदा फ़ौज, 1,597 लोगों की बेकायदा फ़ौज भी थी। वो क्या करती थी? उस फ़ौज का काम ही ये था कि वो छोटी छोटी जो मज़ाहमतें हैं, या छोटी छोटी जो अटैक या छोटी डेवलप हो रही होती हैं साजिशें आपके ख़िलाफ़ मिलिट्री सतह पे, वो उन्हें क्वेल करती थी, उन्हें ख़त्म करती थी। बहुत सी जगहों के ऊपर बेकायदा फ़ौज भेज के उन्होंने बहुत से सरदारों को उनका नातका बंद किया। जब महाराजा के पास ऑलरेडी एक फ़ौज थी तो फिर गैर मुल्की फ़ौज बनाने की ज़रूरत क्यों आई? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 1824 तक हम देखते हैं कि महाराजा ने जिन इलाकों पे हमला करना था, जिन इलाकों को मफतू बनाना था, वो कर चुके थे। सतलुज तक का इलाका, कश्मीर तक, जम्मू, ये वे हर जगह उन्होंने अपनी अमलदारी कायम कर ली थी। और जो हमें गैर मुल्की फ़ौजी नज़र आते हैं वो 1824 के बाद शामिल होते हैं आके। अच्छा, तो इन अ वे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये फ़ौज का जो आना था इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान? महाराजा फार साइटेड आदमी थे। वो ये देखते थे कि मुझे अगर अंग्रेज़ ने हमला कर दिया, अंग्रेज़ के पास ऐसा क्या है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। कहीं ये तो नहीं होगा कि मेरी जो टेक्निक है वो पुरानी हो, दकियानूसी हो, और मैं उसका मुकाबला ना कर पाऊँ। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों को अपनी फ़ौज के अंदर रखा। शुरू में ट्रस्ट नहीं करते थे, इसीलिए फ्रांसीसियों को उन्होंने मुकम्मल तौर पे सिख जो अपीयरेंस थी वो अपनाने के लिए कहा। लेकिन हम देखते हैं कि 1824 के बाद का दौर है, उन लोगों ने ट्रेनिंग तो दी, बाकायदा फ़ौज को ट्रेनिंग तो दी, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी, मराहत बहुत ज़्यादा थी। 60 रुपये लिया करता था कमांडेंट और 7 रुपये लिया करता था सिपाही। और ये जो थे फ्रांसीसी या दूसरे गैर मुल्की जो कमांडर थे, इनकी सैकड़ों में आमदन हुआ करती थी। फिर इनको जागीरें बहुत ज़्यादा अलॉट की गई, डिपेंड भी बहुत ज़्यादा किया गया वेटेबल वगैरह पे। लेकिन इवेंचुअली हमें फ़ौज में नज़र आता है, महाराजा की फ़ौज में, कि अनईजीनेस थी यूरोपियन कमांडर्स की वजह से। अच्छा, अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, रंजीत सिंह को अंग्रेज़ पसंद करते थे? अंग्रेज़ सिर्फ अपने मफाद को पसंद करते हैं। अगर उनका मफाद वाबस्ता है शाहजमान से या तैमूर शाह से या अब्दाली से, तो वो उसके गुण गाएंगे। जिससे वो ताकत हासिल करें, जिससे वो ताकत छीनेंगे, उसको वो रांदा दरगाह कर देंगे, उसको मलाइन कर देंगे। महाराजा रंजीत सिंह को एक्चुअली वो पसंद नहीं करते थे। अच्छा, वजह क्या थी? वो चाहते थे महाराजा उनके लिए सिर्फ एक मोहरे का काम करें अगेंस्ट द अफ़गान्स, जो कि अटैक करते हैं और बदअमनी फैलाते हैं। उनके ख़िलाफ़ महाराजा एक रेजिस्टेंस साबित हों। लेकिन जब महाराजा ने पैदर पे फतूहात हासिल करनी शुरू कर दी और नज़्म व नस्क ऐसा कायम करना शुरू कर दिया कि लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, तो वो अंग्रेज़ कतई इस बात को पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज़ महाराजा से डरते थे या इनकी डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से आमना सामना नहीं हुआ? जो ज़माने में मटकाफ तो ये कहता है कि महाराजा जो थे वो डरते थे। अच्छा, महाराजा ये जुर्रत नहीं कर सकते थे कि वो हमसे लड़ें। लेकिन हकीकत ये थी, जो बाद में साबित भी हुई, अंग्रेज़ कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि महाराजा की ताकत है क्या। अंग्रेज़ ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि अगर जंग हुई, अगर लड़ाई हुई, सतलुज के पार में उतर गया जाके और वहाँ पे तो महाराजा अटैक करता है या लड़ाई होती है, तो हम मरेंगे या नहीं मरेंगे, हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ को अंग्रेज़ एक्चुअली कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स हैं। अच्छा। हमारे सामने 3 एंग्लो सिख वॉर हैं, 3 वॉर्स हैं एंग्लो सिख वॉर जो हुई हैं। उन तीनों वॉर्स में हमें नज़र आता है कि अंग्रेज़ अगर सिखों के अंदर बगावत ना होती तो सिख
वो तीनों जंगें जीत चुके थे। उन्होंने ना सिर्फ जंगें जीत देनी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देना था। अगर ये सब रंजीत सिंह के होते हुए होता, मेरा ख्याल है कि अगर क्योंकि रंजीत सिंह एक ऐसी ताकत थी जिस पे सभी लोग ट्रस्ट करते थे, वो चाहे हिंदू था, मुसलमान था, कुछ था। फिर महाराजा के अंदर ये भी एक ताकत थी, एक सगेसिटी थी, ये जान लेने की कि कौन गद्दार और कौन नहीं है। वो परख लेता था कि कौन, जैसे अगर जनरल एविटेबल पे या जनरल एलार्ड पे महाराजा ने डिपेंड किया है या उन पर ट्रस्ट किया है, तो आप देख लें कि वो ट्रस्ट वर्दी साबित हुए हैं। इसमें बड़ा मज़े का वाक़या है, जनरल एलार्ड ने शादी यहाँ की थी बानो के साथ, वो हिंदू खातून थी, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे फ़्रांस जाना है अपनी बीवी को वहाँ छोड़ने के लिए। तो महाराजा शुरू में मान नहीं रहे थे कि ये अगर फ्रांस जाएगा तो हो सकता है वापस ना आए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं वापस आऊँगा, मैं सिर्फ अपनी बीवी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, बीवी और बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। वो मेरे ख्याल में बीवी को इसलिए छोड़ने जा रहे थे कि वो हिंदू खातून थी कि अगर जंग में कहीं जनरल एलार्ड काम आ गए तो वो सती ना होना पड़े उनको, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और उनके यहाँ कोई ऐसा तसव्वुर नहीं था। वो गए वहाँ पे, छोड़ा उन्होंने, और एक महल बनवाया अपनी बीवी के लिए, जो कि बानो जो हैं उनकी बीवी तो बहुत अरसे तक ज़िंदा रही, इनके मरने के बाद भी ज़िंदा रही जनरल एलार्ड के बहुत लंबे अरसे तक। तो वापस आए। ये महाराजा पे भी ट्रस्ट था उनका, महाराजा ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया था। यानी वो ये जान लेते थे कि कौन, जैसे खुशहाल सिंह की मैंने मिसाल दी है, वो जान लेते थे कि कितना एतबार किस पे करना है। मेरा ख्याल लाल सिंह और तेग सिंह की जुर्रत नहीं हो सकती थी महाराजा के होते हुए कि वो इतने ब्लेटेंट गद्दारी करें कि यानी कि पूरी की पूरी सिपाह को सिखों की उन्होंने पुल उड़ाने की वजह से मरवा दिया। अच्छा, अभी हम जनरल अलार्ड की बात कर रहे थे, फ़ौज के अंदर भर्ती कैसे करते थे? फ़ौज की भर्ती का जो मेरिट था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। शुरू में तो लोग फ़ौज में भर्ती होना चाहते ही नहीं थे। फिर महाराजा ने जो इलाके के लोग थे, सरकर्दा लोग, उन्हें कहा, वो अपने नौजवानों को भेजा करते थे, इनका भी टेस्ट वेस्ट होता था, इन्हें फिर रंगरूट भर्ती किया करते थे, रिक्रूट किया करते थे। लेकिन उनकी जो हमदर्दियाँ थी उन लोगों की, वो अपने कबीले के साथ या अपने क्लैन के, अपने गांव के साथ ही हुआ करती थी। अच्छा। क्योंकि एक तो तनख्वाहें नहीं मिलती थी, फिर वक्त पे नहीं मिलती थी, फिर फसलें बेचने के बाद तनख्वाहें मिलनी होती थी, क्योंकि फ़ौजियों की तनख्वाहें फसलों के बिकने पे डिपेंड करती थी। अगर फसल बिकेगी, पैसा आएगा, फिर ख़जाने में आएगा और वो ख़जाने से तनख्वाहों में जाएगा। उससे होता ये था कि तनख्वाहें कुछ 6-6 महीने, 7-7 महीने लेट हुआ करती थी, फिर तो सालों भी गुजर जाया करते थे। ज़ाहिर है अब वो जिन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, अब ये निज़ाम तो महाराजा ने ब्रिटिशर से ले लिया, लेकिन उस निज़ाम को वो उस तरह से चला नहीं सके, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू उन तक जो पहुंचना है उसका कोई तरीका नहीं था, उसके जमा खर्च का कोई हिसाब नहीं था। ये बहुत बाद में महाराजा के आखिरी जो अय्याम थे उनमें ये सारी चीज़ें, ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में आ गए थे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, अंग्रेज़ अपनी फ़ौज को इंसेंटिव देता था? अंग्रेज़ का तो बाकायदा एक निज़ाम था। अच्छा। वो तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि अंग्रेज़ ने जब आके यहाँ एक तो लोकल लोगों को लिया, उसके ऊपर उनका अपना कमांडर हुआ करता था। वो जो लोकल लोग थे वो उन्हें तनख्वाहें भी देते थे, उन्हें असला भी देते थे, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता था, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन ये कि वो पैसा ला कहाँ से रहे थे? वो यहीं से पैसा जनरेट कर रहे थे, इन्हीं फसलों से, इसी लगान से, इन्हीं लोगों की मेहनत थी जिसको इस्तेमाल करते हुए वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर तक लड़ी है, हिंदुस्तान के पैसे से, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की जानों पे। सिस्टम उनका लेकिन ये था कि वो अपने लोगों को, आज भी हम देखते हैं आज भी कि लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मेरा दादा जो है ब्रिटिश आर्मी में था। जैसे एक स्टेज पे हम देखते हैं कि जब कहीं से कुछ बन नहीं पा रहा था तो उन्हें ये अंदाज़ा था अंग्रेज़ों को कि हमने किन लोगों को किन के ख़िलाफ़ लड़वाना है। जैसे जब तकसीम हुई है तो यहाँ काबू में नहीं आ रहे थे पंजाबियों के, और पंजाबी पुलिस के काबू में ये लोग नहीं आ रहे, तो गुरखों की फ़ौज बुला ली गई थी। अच्छा। फिर गुरखों ने आके काबू किया था। इसी तरह गुरखों को उन्होंने बहुत जगहों पर लड़वाया, बहुत जगहों पर राजपूतों के साथ उन्होंने राजपूतों को फ़ौज के अंदर भर्ती किया, क्योंकि राजपूत जंगो जदल करने वाले थे, लड़ने वाले थे। अच्छा, अगर महाराजा की फ़ौज में कोई सिपाही अगर मर जाता था या ज़ख्मी होता था, उसे कोई इंसेंटिव मिलता था? हाँ नहीं, कृष्ण सिन्हा ने भी लिखा है, सोहन लाल ने भी लिखा है, और कुछ अंग्रेज़ों ने भी लिखा है।
मौरखीन ने, कि अगर, बल्कि महाराजा के बारे में कहते हैं वो इतना कंपैशनेट था कि अगर कोई बूढ़ा आदमी ये बताता था कि मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, या कोई इवन जवान भी अगर ज़ख्मी हो जाया करता था या मर जाया करता था, तो वो उसकी ख़ास तौर पे केयर की जाती थी और उसको प्रोटेक्ट किया जाता था, उसके ख़ानदान को। ये लिखा है, बहुत से लोगों ने लिखा है, किसी एक मौरख ने नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि महाराजा ने हरी सिंह नलवा उसके साथ एहसान फरामोशी की है। हरी सिंह नलवा महाराजा का मुलाजिम था हाँ। जब एक ज़माने में, लेकिन ये कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और बहुत जंगजू और बहादुर भी था। महाराजा ने उसको मुख्तलिफ जंगों में आजमाया, वो पूरा उतरा। उसे फिर अफ़गानों के मुकाबले के लिए भेज दिया, पेशावर भेज दिया, फिर पूरा किला जमरूद का उनके पास था फिर। लेकिन मसला ये है कि हरी सिंह नलवा थोड़ा करप्ट भी था। अच्छा। अब वेरी सॉरी टू से, ये मौरखीन ने लिखा हुआ है हाँ। कि एक बार जब महाराजा मुआयना करने के लिए गए उनकी फ़ौज का, उनकी सिपाह का, तो महाराजा को ये एहसास हुआ कि जितना पैसा हम जित फ़ौजियों के लिए देते हैं उतने फ़ौजी मौजूद नहीं है। तो महाराजा के दिल में ये बात थी। फिर जब हरी सिंह नलवा शहीद होते हैं पेशावर में, तो महाराजा ने उनकी जायदाद को कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ हरी सिंह नलवा के साथ नहीं था, कोई भी अगर कोई जागीरदार या कोई जो पब्लिक मनी पे अगर वो पल बढ़ रहा था, तो महाराजा उसकी जायदाद को जब्त कर लिया करते थे। हाँ, उनके जो लवाहकीन थे उन्हें वो गुजारे के लिए जो पैसा है वो दे दिया करते थे। तो मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी गलत बात थी भी नहीं, कोई एहसान फरामोशी नहीं थी। अच्छा, जो महाराजा के मुलाजमीन थे वो उनके साथ कैसे थे? खुशामदी थे या नमक हराम थे? यहाँ भी दोनों तरह की बातें हैं, मौरखीन दोनों तरह की बातें लिखते हैं। लेकिन हमें बहरहाल नज़र आता है कि खुशामदी तो हर दौर में लोग होते हैं। और महाराजा के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, महाराजा कुछ ड्रामा भी किया करते थे। मसलन महाराजा ने कोई फ़ैसला करना तो फ़ैसला वो कर चुके होते थे, लेकिन वो बहरहाल सबको साथ बिठा के ये कहा करते थे कि यार मैं थोड़े को पूछना चाहना, फ़लाने बंदे ते हमला करिए कि ना, फ़लानी जगह ते हमला करिए ना, या फ़लाँ मसले का क्या हल निकालें। वो थिएट्रिक्स कहते हैं कि किया करते थे, कि वो सबसे मशवरा किया करते थे, मशवरे की एक एक्सरसाइज किया करते थे। फ़ैसला उन्होंने किया होता था, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता था कि वो। तो उस पर ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग थे कि जो महाराजा को, अब ऐसे भी तो लोग थे ना जो महाराजा को नई से नई शादियां करने पे उकसा रहे होते थे, या महाराजा को बता रहे होते थे कि उथे मोरा रहती है, बड़ी सोहनी है, वो सर नचदी है, तो दिल धक धक करना शुरू करते। कुछ तो बताते ही होंगे ना, जो वरना मोरा को तो जब देखा तो देखा, देखने से पहले भी तो कुछ उमंगें महाराजा के अंदर किसी ने डेवलप की होंगी। वो ये खुशामदी टोला ही हुआ करता था, और ये हर दौर में होता है। गुलबहार बेगम थी या दूसरी खातिन थी, ये नहीं था कि महाराजा को खुशामद का पता नहीं चलता था, महाराजा को खुशामद का पता चलता था। उन्हें पसंद थी, थोड़ी बहुत पसंद भी होगी, जाहिर है। महाराजा को अगर कोई कहे कि तुसी बहुत सोहने हैगे हो, या बड़ा जाहो जलाल है तुहाडा, या तुसी जनाब सुट दिता अंग्रेज़ों को, पढ़ने पाता है, तो ज़ाहिर महाराजा खुश भी होते होंगे, कौन खुश नहीं होता। लेकिन महाराजा में ये एबिलिटी थी कि वो ये जानते थे कि क्या सिर्फ खुश करने के लिए कहा जा रहा है और क्या हकीकत है। क्योंकि देखिए, हम ऐसे बहुत से फैसले देखते हैं जिस पे वो रिवर्ट किया उन्होंने। अगर कोई ये कहते हैं कि जी महाराजा मुतलक अल अदनान हुक्मरान थे, भाई अगर वो मुतलक अल अदनान हुक्मरान होते तो वो अपने फैसलों पर रिवर्ट क्यों करते? उन्होंने फैसले कौन से थे? मस्जिद बनाने का फैसला, फॉर एग्जांपल, मस्जिद के जी अजान देनी है नहीं देनी, या ये जो मैंने ताज़िए वाली बात आपको बताई, या बहुत अंग्रेज़ के साथ जो जंग है उस पर ऐन वक्त पे पीछे हट जाना और मुआहदा कर लेना, या अफ़गान जो उनके बदतरीन दुश्मन थे, जो पंजाब को लूट मार कर रहे थे पंजाब में, वो उनके साथ देखिए कितने अच्छे थे, वो उनके साथ तहाइफ का तबादला कर रहे थे, और वो ये बताने के लिए भी कर रहे थे कि जो आसपास की मिसलें हैं वो काबू में रहें। तो महाराजा जो है वो बड़े एक एनलाइटेंड आदमी थे। अच्छा, रंजीत सिंह के वो कौन से फैसले हैं जिसे आज पंजाबी हिस्टोरियन गलती करार देते हैं? मुत्तफ़िक़ हैं, पंजाबी इंडियन जो हिस्टोरियन हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि महाराजा ने फ़ौज को जितना अच्छा निज़ाम बनाया, उन्हें बाकायदा तनख्वाहें ना देने का कोई मरबूत निज़ाम ना डेवलप करके बरगश्ता किया। और ये हमें नज़र आता है महाराजा के बाद शेर
सिंह या चंद कौर या उनकी फ़ौज में वो अपने जेवरात बेच के और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके वो फ़ौज को किसी तरीके से तनख्वाहें दे रहे हैं, और वो जो फ़ौजी थे वो इनसे एलिनेट भी होते रहे। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये गलती थी महाराजा की। अगर फ़ौज को एक तो मेरिट के ऊपर होना चाहिए था, जो कि मेरिट पे नहीं थी। दूसरा, उनको इंसेंटिव ज़रूर साथ के साथ मिलना चाहिए था, ताकि उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ रहती। अगर आपने वो निज़ाम ब्रिटिश से लिया तो आपको उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी महाराजा की। दूसरी गलती जो हिस्टोरियंस लिखते हैं वो ये है कि महाराजा कोई तहरीरी कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई कवानीन की कोई किताब कोई वाज़े नहीं कर सके, और गो के एक लिहाज से अच्छा भी था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बुरा भी हुआ कि जागीरदारों पे या इलाके के जो नवाबीन हैं उन पे या जो सरकर्दा लोग थे, फ़ैसला साजी उनके हाथ में दे दी, लोगों की तकदीर का फ़ैसला करने की। अच्छा, वैसे ये अच्छा क्यों था? अच्छा ऐसा था कि वो जैसे बेकायदा फ़ौज है, अगर महाराजा किसी जागीरदार से कहेंगे जी आपने 1000 लोग घुड़सवार भेजने और ट्रेंड, तो वो पाबंद होगा 1000 ट्रेंड घुड़सवार भेजने का। महाराजा ये सरदर्दी नहीं पालेगा कि उसने कोई 1000 लोगों को ट्रेन करना है, 100 लोगों को ट्रेन करना है। वो कहते हैं जी मैंने फ़लाँ जगह पे हमला करना है, या फ़लाँ जगह फ़ौज भेजनी है, फ़लाँ जगह बगावत हो रही है, मुझे आपसे कुछ 150, 200 या 500 घुड़सवार चाहिए जो ट्रेंड हो। तो वो पाबंद है घुड़सवार भेजने के, वो पाबंद है पैसा भेजने के, अगर महाराजा को चाहिए। इस तरह की डील महाराजा की हुआ करती थी पंजाब भर में मुख्तलिफ जगहों पे। या अगर ज़रूरत के वक्त कोई, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हज़ारों घोड़े अगर कश्मीर में भेजें, और कृष्ण सन्हा ने लिखा है अगर भेजे हैं तो ज़ाहिर है वो सारे के सारा माल दरबार में तो या कोर्ट या फोर्ट में तो नहीं पड़ा होगा, वो ज़ाहिर है इधर उधर से इकट्ठे करके भेजे होंगे। तो इस लिहाज से तो ये अच्छा था कि वो कल्चरल एक जो कल्चरल जो पर्सपेक्टिव था उसका ख्याल रखते हुए ये निज़ाम डेवलप किया गया। लेकिन नुकसान उसका ये था कि वो एक शख्स के हाथ में, यानी हर गोत के, हर गांव के, हर जगह के किसी एक शख्स के हाथ में ये डिसीजन मेकिंग आ गई, जिसका इम्पेक्ट हमें महाराजा के जाने के फ़ौरन बाद नज़र आता है। जब बगावतें हुई, जब लोगों ने हमदर्दियाँ बदली, जब बहुत करीबी लोग भी छोड़ के अंग्रेज़ों की गोद में जाके बैठ गए, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं था उस निज़ाम के ऊपर जो कि डेवलप हुआ था। अच्छा, महाराजा की और मुग़लों की मिलती जुलती चीज़ें कौन सी थी? अच्छी बात तो ये कि मुग़लों ने भी यहाँ पे एक निज़ाम कायम किया, महाराजा ने भी किया, लेकिन एक ये कि महाराजा तो सन ऑफ सोइल थे, महाराजा तो पंजाब की ज़मीन के बेटे थे, मुग़ल बाहर से आए थे। ये फ़र्क भी है इनके अंदर। मुग़लों ने, उनकी किताबें आप पढ़ें, जब तुज़के जहांगीरी, तुज़के बाबरी, ये वो, तो वो हिंदुस्तान के बारे में जो बातें लिखते हैं कि उनको हर चीज़ में हैरत का पल्ला भारी रहता है कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ वो होता है। वो समरकंद और बुखारा और उन जगहों को भूले नहीं कभी, वो यहाँ आके उनके। लेकिन महाराजा ऐसे नहीं है। महाराजा वॉज वेरी मच स्टीप्ड इनटू द सोइल। उनकी जो बातें हैं, उनके जो कल्चरल ईडियम है, उनके जो जोक्स हैं, जैसे वो महाराजा के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो अगर फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन के किताबत में या उसके कुछ डिक्शन में गलती निकालते थे, एक तरफ तो इतना बड़ा कैरेक्टर था, दूसरी तरफ वो नाचने गाने वालियों को छेड़ते भी रहते थे। अच्छा, तो वो पंजाब के कल्चर में गुंदे हुए थे मुकम्मल तौर पे महाराजा। अच्छा, क्या महाराजा ने कोई किताब लिखी, जैसे कि बाबरनामा बाबर ने लिखी और जहांगीर ने अपनी किताब लिखी? नहीं, महाराजा ने किताब कोई नहीं लिखी, लेकिन उनके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई बार। वैसे मेरा ख्याल है कि महाराजा को चाहिए था कि वो मौरख़ीन से, या वो अपनी जो अपना जो माफ़ी ज़मीर है, जो फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों के पस पर्दा क्या कुछ ऐसी किताब एक लिखवानी चाहिए थी जिससे बहुत कुछ हमें पता चलता, दरबार के हवाले से, दुश्मनियों के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से, जो कि सिस्टम डेवलप होता पंजाब में पहली बार डेवलप हुआ था, किसी पंजाबी ने जो किया था। वरना मुग़ल और बाहर से लोग आके तो तुर्क और ये वे आके बैठे रहे थे यहाँ पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाबियों ने पहली बार कैसे एक निज़ाम डेवलप किया, क्या चैलेंजेस सामने आए, कैसे नबरदाज़मा हुए वो उन चैलेंजेस से, क्या क्या रिस्पॉन्स मेरा लोगों का, कौन बगावत पे आमादा था, कौन किसको क्वेल किया, किस तरह से चेक किया। मेरा ख्याल है अगर महाराजा को किताब लिखवाता तो बड़ी दिलचस्प होनी थी वो किताब। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो एतराज़ भी करते हैं हिस्ट्री के ऊपर कि ये ऑथेंटिक नहीं है,
आज जो आप रिसर्च करके आए हैं उसका सोर्स क्या है? देखिए मैंने तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सरदार बुटालिया, मैंने उनसे कुछ बातें पूछी थी महाराजा के हवाले से, उनके दरबार के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अंग्रेज़ों को छोड़ दें, अच्छा, आप गुरमुखी में लिखने वाले मौरख़ीन को पढ़ें। तो गुरमुखी में लिखे है, कृष्ण सिन्हा ने लिखा है, तो उनके तराजुम मिल जाते हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो सोहन लाल की किताब पढ़ ले या कृष्ण सिन्हा की किताब पढ़ ले। वैसे अगर थोड़ी एनालिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है तो खुशवंत सिंह भी बहुत अच्छे राइटर हैं। हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ ने जो बयान की है हिस्ट्री, और फिर जो पंजाबी हिस्टोरियन है उन्होंने की है। अंग्रेज़ अक्सर ये भी लिखते हैं, या हमने अक्सर सुने हैं महाराजा के बारे में, कि बादशाही मस्जिद जो है उसको तोप खाना बना दिया, मस्जिदों की जो है बेहुरमती की, जो मस्जिदों पे हीरे जवाहरात थे वो निकाल लिए गए। ऐसा क्यों हुआ? बट सब मैं तो बड़ा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बातें करना बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम उस गुलामाना जहनीत से बाहर नहीं निकले, ना हमारे सिलेबस पढ़ाने वाले, ना हमारे ये जो वॉल्ड सिटी वाले और दूसरे लोग जो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है जी यहाँ पे सिख हीरे जवाहरात निकाल के लेगा, कीमती पत्थर हर जगह लिखा हुआ है, मस्जिदों में लिखा हुआ है, तो उधर लिखा हुआ है जी सिख कीमती पत्थर निकाल के लेगा। सादा सा सवाल है, मकबरों में, मज़ारों में, मस्जिदों में कीमती जो नवादरात हैं, यानी कि जो हीरे जवाहरात हैं, वो कौन लगाता है? मैंने तो किसी बड़ी से बड़ी अजीम मदरसे, मस्जिद या खानका या कहीं भी या किसी मकबरे में कहीं नहीं कहीं कोई हीरे जवाहरात लगे हुए देखे। आपने भी नहीं देखे होंगे। अगर कहीं है किसी जगह पे हीरे जवाहरात लगे हुए तो मुझे ज़रूर बताइए जी ये देखें यहाँ हीरे जवाहरात लगे हुए। तो यहाँ कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। अंग्रेज़ क्यों लिखते हैं फिर? अंग्रेज़ों ने तो आपको अपनी ज़बान से बागी कर दिया है। मतलब वो इस हद तक आपकी नफ्सियात पे उन्होंने डोमिनेट किया कि मैं अगर ये सवाल पूछूं कि आज पंजाबी होते हुए पंजाबी बोलने से क्यों घबराता है, क्यों गुरेज़ हैं, वो बच्चों को पंजाबी क्यों नहीं सिखाता, वो पंजाबी में पंजाबी शायरी या अदब क्यों नहीं पढ़ता, तो इसका ना आपके पास कोई जवाब है ना मेरे पास। ऐसे ही है। लेकिन ये एक्चुअली सिखों का गलबा था हमारी नफ्सियात पे कि हम पंजाबी को ओन नहीं करते। बद तहजीबों की ज़बान अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं। उर्दू को हम कहते हैं कि शुस्ता ज़बान है, क्योंकि उसने रिप्लेस किया ना। हालांकि उर्दू भी खूबसूरत ज़बान और पंजाबी तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही है। अच्छा, अब कीमती पत्थर लाहौर में कहाँ से आया? लाहौर के मकबरों में, मज़ारों में, दरबारों में जो कीमती पत्थर लगे हुए हैं ये कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से। हर कीमती पत्थर राजस्थान से है। तो जिसने, अगर सिखों ने कोई हवेली या कोई मकबरा बनाना है तो वो कीमती पत्थर वहाँ से मंगवा लेगा, उसको आपके पत्थर तोड़ने की क्या ज़रूरत है? फिर वो कहते नहीं आसिफ जा के कीमती पत्थर हीरे जवाहरात आसिफ जा के मकबरे से तोड़ के ले गए। तो बादशाह जहांगीर पे तो नहीं तोड़े, वो तो वैसे के वैसे लगे हुए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी मकबरे में उसका तावीज़ है। वो तावीज़ एक अनकट पत्थर होता है। वो आपको नूरजहाँ में भी मिलेगा, वो आपको जहांगीर में भी, वो आपको आसिफ जहाँ में, वो अनकट पत्थर होता है जिसके ऊपर अल्लाह के नाम लिखे होते हैं। साथ साथ ये भी कह देंगे कि शुक्र है कि सिखों ने ये नहीं उठाया कि इसके ऊपर शुक्र अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। ये तो बात में आके लगाया गया ये अनकट पत्थर। तो मतलब अगर वो चाहते, अगर वो खुदा न खास्ता बेहुरमती ही करना चाहते या कोई मनफियत होती उनकी, तो वो उसको भी उतार के ले जाते। अब ये कहा जाता है जी मस्जिद दायंगा में, बादशाही मस्जिद में तोप खाने थे, रिहाइशें थीं, घोड़े बांधते थे, गधे बांधते। वो भाई कहीं भी ये ऐसा नहीं हुआ। और क्यों बांधने हैं? बारूद खाना हवेली और ऐसे मोचे दरवाजे के अंदर एक हवेली, बहुत सी हवेलियाँ थी जो बारूद रखने की जगह थी। बारूद रखा जाता था जर्नैल के घर में। ये जो मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन वाली जो हवेली है, बारूद खाना हवेली, ये सिख जर्नैल की हवेली थी। अच्छा। तो यहाँ बारूद रखा होता था। उस ज़माने में वही इंचार्ज होता था बारूद का। मस्जिद में बारूद क्यों रखना है जाके? और घोड़े बांधने के लिए पूरा लाहौर पड़ा हुआ था घोड़े बांधने के लिए मस्जिदों में ही। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता महाराजा रंजीत सिंह बेहुरमती करना चाहते थे मस्जिद की, लेकिन हमें तो नज़र आती है सुनहरी मस्जिद, जहाँ अजान जब दी जा रही थी तो लोगों ने एतराज़ किया तो बंद करवा दी और फिर सिखों से कहा कि आप जाके मुसलमानों को उठाएं। हमें कहीं भी मजहबी प्रेजुडिस, मजहबी तासुब
असबियत कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा होता तो महाराजा इतने अनकॉन्ट्रोवर्शियल ना होते, इतने अनडिस्प्यूटेड ना होते, और इतने जो एक्चुअली तो लोग उन पे एतमाद करते थे, ऐसा एतमाद ही नहीं होता। ये सब कहानियाँ अंग्रेज़ों ने फैलाई हुई हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बोरो की हैं और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने भी बाय की हुई हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों ने तो काफ़ी बुराइयां बताई हैं, लेकिन जो पंजाबी हिस्टोरियन है वो कुछ लिखते हैं ऐसा? बट सब पंजाबी हिस्टोरियंस तो लिखते हैं, लेकिन एक शख्स जितना बड़ा होता है उसके इवेलुएट करने के पैमाने भी उतने ही बड़े होने चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के पहले अनडिस्प्यूटेड महाराजा थे। उन्होंने एक सिक्योरिटी स्टेट बनाई, पंजाब से अफगानों का, अंग्रेज़ों का, दूसरी तमाम लोगों का जो हमलावर, उन्हें देश निकाला दे दिया। उन्होंने एक निज़ाम कायम किया, पंजाबियत, पंजाब की पहचान, उसका तशख़्ख़ुस कायम किया। ये उनके कारनामे हैं। अब अगर महाराजा ज़्यादा शादियां करने के शौकीन थे, या उन्होंने संसार चंद की बीवियों के साथ शादियां की थी, या गुजरात के जो फरमारवा थे उनकी मरने के बाद उनकी बीवियों के साथ चादर में ले लिया था उनको, या ख़ुद 20 शादियां की थी, या उनके बेटे के मुताबिक दिलीप सिंह में तो कुछ 46 शादियां की हुई थी। शादियों के ऊपर उनको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उनको उनके मुंतज़िम होने पे, जंगजू होने पे, एक सिक्योरिटी, उस मेयार पे किया जाएगा। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि शादियां करना और औरतें रखना और ये कोई बुराई थी, तो इस लिहाज से महाराजा शायद लहू लाभ के शौकीन थे, जैसे मुगल्स थे या कोई और थे, तो उसे आप बुराई कह लीजिए उनकी। अच्छा, अगर महाराजा की 46 बीवियां थी, तो जो उनकी बीवियां थी और जो उनकी महबूबाएं थी, आपस में उनका कैसा रवैया था? अब ये देखिए कि मोरा सरकार ने अपनी 3 दहाइयों के बाद, जो यानी वो मिली हैं महाराजा को, उनसे 3 दहाइयों के बाद गुलबहार बेगम से शादी करवाई उनकी, वो भी वहीं से अमृतसर से थी। एक ये भी हमें नज़र आता है। फिर हमें ये भी नज़र आता है कि दत्ता कौर और मेहताब कौर, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा एक टसल थी, एक बहुत ज़्यादा मखासमत थी। मेहताब कौर तो छोड़ के ही चली गई थी, मेहताब कौर तो मर भी गई फिर बाद में, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त तक महाराजा को माफ़ नहीं किया दत्ता कौर से शादी करने के लिए। अच्छा, उन्होंने माफ़ नहीं किया। हाँ, वो बाद में उनको शेर सिंह और जो उनके बेटे थे उनको बाद में ओन कर लिया महाराजा ने। महाराजा सबसे करीब किसके साथ थे? महाराजा दत्त कौर के साथ, जिसे माई नकैन भी कहते थे, वो जो नकई मिसल से थी, जिससे खड़क सिंह पैदा हुए। महाराजा के दौर में औरतों का क्या स्टेटस था? एक तो दरबार में जो ख़वातीन थी उनका स्टेटस आप देख ही रहे हैं कि महाराजा के बाद चंद कौर भी, फिर हमें माई जिंदा नज़र आती हैं। ये वो ख़वातीन थी, ख़ास तौर पर माई जिंदा, जो जाके अंग्रेज़ से टकरा गई। आखिरी वक्त तक उन्होंने अंग्रेज़ को माफ़ नहीं किया। अपने बेटे को यानी दिलीप सिंह को जब क्रिश्चनाइज़ किया उन्होंने, तो इसको भी माफ़ नहीं किया कि मुझसे मेरा आपने मज़हब भी छीन लिया, माफ़ नहीं किया। वो मर गई, उसने अंग्रेज़ को माफ़ नहीं किया। अब कुछ बहुत से लोग हैं जो माई जिंदा के ख़िलाफ़ भी हैं, ज़ाहिर है उनके पास अपनी वजूहात होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी माई जिंदा की। अंग्रेज़ ने उनके कैरेक्टर पे भी इल्ज़ाम लगाया। खैर, चंद कौर भी नज़र आती हैं कि वो इतनी पावरफुल थी कि वो शेर सिंह से टकरा गई। ये और बात है कि उन्हें शिकस्त खाना पड़ी, लेकिन उन्होंने ध्यान सिंह की बात नहीं मानी और महारानी बनी वो, चाहे वो 1 दिन के लिए बनी, चाहे वो 10-12 घंटों के लिए बनी, लेकिन महारानी बनी। तो इसका मतलब है कि वो स्टेटस उनका था। फिर हमें मोरा सरकार नज़र आती हैं, हालांकि वो तो महबूबा थी, लेकिन मोरा के नाम के सिक्के जारी हुए, मोरा के नाम पे मस्जिदें बनाई गई, मोरा के नाम सरकारी तौर पे लोग अपने काम करवाने के लिए मोरा के पास जाया करते थे। इसका मतलब है कि वो बिला तखसीस, मुग़लों के यहाँ तो बहुत तखसीस थी ना, कि जो तैमूरी होनी चाहिए और तैमूरी ही ख़ातून का जो बच्चा है वही बादशाह बनेगा, बनना चाहिए, कम अज़ कम ऐसे था। वो ज़रा फ़र्क रखते थे। महाराजा कोई ऐसा फ़र्क नहीं रखते थे औरतों में। फिर ये बात समझनी है कि पंजाब में जो बाहर से हमलावर आया करते थे वो औरतों की इज़्ज़तें लूटा करते थे, जो कि इज्तमाही तौर पे आबरूरेज़ी और ये उसका एक नफसियाती तौर पे तबाह हो जाती है कौम। ये वो जगह थी जहाँ पे नफसियाती तौर पे अपाहज हो जानी चाहिए थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने इन तमाम हमलावरों का दाखिला बंद करके या उन्हें एक डिस्टेंस पे रख कर या हमला ना करने देने, उन्होंने एक्चुअली औरत को प्रोटेक्ट किया। आम औरत उस वक्त पे पावरफुल थी।
पंजाब की आम औरत उस वक्त खेतों में हल भी चलाती थी, घोड़ा भी दौड़ाती थी, और हाँ हमें ये है कि तिजारत में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे मुल्तान में अगर रेशम की तिजारत है या कश्मीर में शॉलों की तिजारत हो रही है, तो आपका ख्याल है कि ख़ातीन उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती होंगी शॉल बुनने में? तो शॉलों की तिजारत से बहुत ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट होता था महाराजा के दरबार में। रेशम से बहुत ज़्यादा, रेशम कौन इकट्ठा करता था? औरतें इकट्ठा करती थी। कपास कौन चुनती थी? तो महाराजा के पास अगर लगान जो है फसलों के ऊपर दिया जाता था, तो इसका मतलब है कि औरतें इन अ वे कंट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ, हमें कोई बागी औरत बहुत ज़्यादा कोई नज़र उस तरह से नहीं आती, या कोई ऐसी औरत नज़र नहीं आती कि जो कोई महाराजा को चैलेंज करती हुई नज़र आ जाए, कुछ जैसे दूसरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमें नज़र आता है। क्या हीरा मंडी जो थी वो महाराजा के दौर में बनी थी? नहीं, हीरा मंडी तो मुग़ल दौर से ही है, मौजूद है, लेकिन उसके ज़ाहिर कैरेक्टर बदलता रहा। उसमें एक ज़माने में तो वो सीखने सिखाने का, अदब आदाब को सिखाने का ये एक इंस्टीट्यूशन था, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जो नाम आया हीरा मंडी, वो कहते हैं कि हीरा सिंह के नाम पर था। नहीं, वो क्योंकि हीरा, अब देखिए किसी भी मुमासलत को आप इस तरह तो नाम नहीं दे सकते। हीरा सिंह की वजह से नहीं था। हीरा सिंह का ना तो उसने इस मंडी को बसाया था, ना वो इस मंडी से बहुत ज़्यादा कहीं हमें किसी भी किताब में ऐसा नज़र नहीं आता कि हीरा सिंह ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो हीरा मंडी के लिए, या हीरा सिंह ने कोई बहुत ज़्यादा आता जाता हो यहाँ। हीरा सिंह एक इनसिग्निफिकेंट सा कैरेक्टर है तारीख का। वो हीरा सिंह होने की वजह से हीरा मंडी तो नहीं कह सकते आप। ठीक है। अच्छा, लाहौर में हम कहते हैं कि लाहौरी जो है वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। महाराजा के दौर में जो लाहौर था, उस टाइम पे लाहौर में कैसे लोग थे? लाहौरी वैसे तो हर दौर में फूडी रहे हैं। हाँ। वो तो हमें लाहौरियों के जिंदा दिल कहते ही इसलिए हैं, और हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि क्यों कहते हैं वो, इसलिए कि जब भी लाहौर ताख्तो ताराज हुआ, बर्बाद हुआ, हमला हुआ, 40-50 हज़ार लोग यहाँ मारे गए एक शहर के अंदर, लेकिन लाहौरियों ने, तारीख गवाह है, मिनहाजुद्दीन सराज भी लिखते हैं कि कभी कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ा। अच्छा। जो कल जंग मुकी है, तो आज अगर कोई बसंत है तो उन्होंने बसंत मनानी है। लाहौरियों ने फेस्टिवल नहीं छोड़ा कोई, तो इसी वजह से ज़िंदा दिलाने लाहौर भी कहते हैं। हाँ, सिखों के यहाँ ये था कि सिख क्योंकि गोश्त नहीं खाते, और फूडी होने में शायद आई एम सॉरी टू से, ये बस राह मजाक की बात करूँ, कि वेजिटेरियन को शायद आप फूडी मानते नहीं हैं, और गोश्त खाने वाले को फूडी मानते हैं। तो उस लिहाज से लाहौरिये, मुसलमान जो लाहौरिये थे वो तो फूडी थे, जो हमेशा से ही हैं। लेकिन सिखों में और हिंदुओं में हमें कोई बहुत, हालांकि वो ज़्यादा अच्छे फूड लवर्स हैं। अब जो हमारे दोस्त हैं जो सिख भी हैं और हिंदू भी हैं, वो बहुत अच्छे फूड लवर्स हैं, वो बहुत अच्छा फूड खाते हैं, और बड़ा, इवन वो जो वेजिटेरियंस भी हैं वो भी बड़ा शानदार फूड खाते हैं। सिख शाही ख़ानदान के बाद जो महाराजा का तख्त था या सिख शाही ख़ानदान का सामान था कला के अंदर, वो किधर गया? महाराजा के बाद बहुत सी चीज़ें तो हमें फोर्ट में भी नज़र आती हैं पड़ी हुई, लेकिन वो बहुत कम है। फिर फ़कीर खाना जो हवेली है, इसमें बहुत साजो सामान था, बहुत ज़्यादा नवादरात थे, लेकिन वो सब के सब अनफॉर्चुनेटली या बेच दिए गए, या चोरी हो गए, या कहीं चले गए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फ़कीर खाना हवेली से ख़रीद दिए जाके वो नवादरात। जैसे फ़कीर खाना फ़कीर अजीज़ुद्दीन और नूरुद्दीन और इमामुद्दीन की हवेली है ना, वहाँ बहुत से नवादरात थे, अब नहीं है। और इस तरह सिख बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले गए। कोहिनूर तो एक चीज़ है ना, वो और बहुत सी चीज़ें साथ ले गए थे अपने साथ। लेकिन ये है कि उन्होंने जब जाके वहाँ रखा है अपने म्यूज़ियम्स में, तो वहाँ लिख दिया कि ये लाहौर से ये चीज़ और इसका ये ईयर है। ये तो सिखों की बहुत सी जो नवादरात हैं हमें वहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जैसे बाम्बा सदरलैंड की जो पेंटिंग्स थी, वो बहुत सी पेंटिंग्स थी जो उन्होंने अपने एक अर्दरी को दे दी थी, उस अर्दरी से ख़रीद ली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा किया। वो हमें अब नज़र आती हैं फोर्ट के अंदर पड़ी हुई। फिर अमर्ता शेरगिल की पेंटिंग्स हैं, फिर एक इटालियन पेंटर्स की पेंटिंग्स हैं जो लाहौर के ऊपर उन्होंने शेर सिंह के दरबार में बनाई है। अनफॉर्चुनेटली हमने सिख आर्ट को ओन नहीं किया। अगर हम सिख आर्ट को ओन करें और उसकी महफिलें सजाएं और उसको बताएं दुनिया के हमारे पास सिख है, तो अमर्ता शेरगिल की पेंटिंग्स या बाबा सदरलैंड की पेंटिंग्स बहुत शानदार है, जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया को।
हमारे पास मौजूद हैं। आपके ख्याल में महाराजा रंजीत सिंह की वो कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से महाराजा की वफात के बाद सिख शाही खानदान का डाउनफॉल आया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।